Assalamu alaikum. I am Adnan Shwib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 22 regarding the course Principle of Inventory and Material Management, LSM 736. Today we are going to complete our chapter of Inventory Fundamentals, जो in previous class में जो देखा था हमने previous lecture में जो देखा था, that is on the lecture number 21. इसमें हमने Inventory Fundamentals start किए थे कि क्या Inventory के fundamentals हैं, what are the objectives of inventories, what are the बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेंट्रीज, क्या फंक्शंस हैं इन्वेंट्रीज के, इन्वेंट्रीज से क्या क्या चीजें परफॉर्म करती हैं, व्हाट आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्रीज के साथ कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएट होती हैं और उन कॉस्ट को हमारे पास क्या पर्पस होता है, किन बेसिस पे वो कॉस्ट हमारे पास आगे जनरेट हो रही होती हैं। तो उसी चीज को हम आगे देखेंगे और उसको हम फर्दर आगे लेकर आगे चलते जाएंगे। सो मूविंग टूवर्ड्स फर्दर, आगे हम देखते जा रहे हैं कि अब इन्वेंट्री फंडामेंटल्स कैसे हैं और इन्वेंट्री फंडामेंटल्स को ही हम आगे लेकर फर्दर चलते जाएंगे। अब इसमें आज के लेक्चर में हम देखेंगे सबसे बड़ा जो हमारा मेजर टॉपिक है इसमें है एबीसी एनालिसिस, यानी एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस, यानी कि उसमें हम लोगों ने ये देखना है कि एबीसी एनालिसिस क्या है और कैसे वर्क करता है और इस एबीसी असम्पशंस क्या है। ये हमारा आज का बेसिक होगा जब हम बात करेंगे हाँ जी किस लेवल पे और कैसे हमने किन बेसिस पे ये चीजों को एडजस्ट करना है और एवेल्युएट करना है। जब हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री फंडामेंटल्स की, तो याद रखिएगा ये चीजें हमने इसमें लाजमी देखनी है। बुक्स की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट, जो हर लेक्चर में बताता हूं मैं कि इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट 6th एडिशन, ऑपरेशंस मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय शेयर्स एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट बाय हेजियर 11th एडिशन। ये हमारी बुक्स हैं जिसमें से हम फॉलो कर रहे हैं और जिसको आप देख के इसके साथ अटैच कर सकते हैं। हाउएवर आवर टेक्स्ट बुक इज द इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट, दैट इज 6th एडिशन बाय टोनी आर्नल्ड, जो यहाँ पे आपके पास रेफरेंस लिखा हुआ भी। आई विश आई कुड प्रोवाइड यू अ सॉफ्ट कॉपी एंड आई वुड ट्राई टू प्रोवाइड यू अ सॉफ्ट कॉपी ताकि आपके लिए इजी हो रीड करना, किसी टाइम भी कहीं भी यू कैन इजीली रीड इट आउट एंड एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। ये चीजें देख ली। अब हम आगे इसको फर्दर इन्वेंट्री फंडामेंटल्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास एबीसी कंट्रोल्स। क्या आ रहा है हमारे पास? एबीसी कंट्रोल्स। अब एबीसी कंट्रोल्स क्या हैं, किन बेसिस पे कंट्रोल होता है, व्हाट कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि किन बेसिस पे हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारे पास कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं, हर एक्टिविटी को सेपरेट करें। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि भाई इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है या इन्वेंट्री मेंटेन नहीं हो रही है। जब इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है तो अंडरस्टूड सी बात है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्यों ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का मतलब ये है कि हम एक एक एक्टिविटी को सेपरेटली डील कर रहे हैं और सेपरेटली डील करके ही आगे लेकर आ रहे हैं। और इसी तरह एबीसी एनालिसिस भी वेरिएट करता है कि एबीसी एनालिसिस किसी और तरीके से डेवलप हो रहा होता है और एबीसी कंट्रोल इज समथिंग डिफरेंट, यानी एबीसी कंट्रोल वर्क्स इन द डिफरेंट मैनर एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वर्क्स इन द डिफरेंट मैनर। यानी दोनों का जो आपके पास बिहेवियर या व्हाटसोएवर यू कैन से मैनर है वो वेरी कर जाता है, यानी वो आपके पास डिफरेंट होता है, वो वेरी कर रहा होता है कि हमारे पास कितना, कैसे और किन बेसिस पे जनरेट हो रहा होता है। उसके बाद आती है एक चीज होती है जिसका नाम रिकॉर्ड्स एक्यूरेसी, यानी कि रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी कैसे डेवलप होती है। कि देखें जब भी हम बात करते हैं किसी भी रिकॉर्ड्स की तो याद रखिएगा रिकॉर्ड्स एक्यूरेट होना ना होना दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द डाटा। यहां पे हम इन्वेंट्री में भी यही करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक द डाटा वैलिड, और वैलिड और रेलेवेंट उसे हम कैसे और किन बेसिस पे करेंगे, दैट इज नोन टू बी एज अ रिकॉर्ड्स एक्यूरेसी। कि वहां पे हम कहेंगे कि हमारे पास रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी दरकार है, यानी जितनी हमारे पास रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी होगी उतना ही हमारे लिए बेहतरी होगी। तो दैट इज रिकॉर्ड्स एक्यूरेसी, कि रिकॉर्ड्स एक्यूरेसी हमारी किस तरह से और किन बेसिस पे डेवलप होगी। साइकिल काउंटिंग आती है हमारे पास। साइकिल काउंटिंग में अगर हम बात करें कि किस तरह से हमने साइकिल काउंट करने हैं, साइकिल की क्या ड्यूरेशन है, क्या कॉस्ट पड़ रही है पर साइकिल, हर चीज को हमने वन बाय वन आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास कॉस्टिंग किन बेसिस पे लेके आनी है और किन बेसिस पे इन कॉस्ट को हमने फर्दर आगे लेकर चलना है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे दैट इज साइकिल काउंटिंग, कि साइकिल काउंटिंग हमने किस तरह से करनी है और किस बेसिस पे और कैसे डेवलप करके हमने फर्दर आगे लेके आना है इन साइकिल काउंटिंग को। किसको लेके आना है? साइकिल काउंटिंग को, कि हमने साइकिल काउंट्स किस तरह लेके आने और किस तरह से उन्हें हमने फर्दर डेवलप करना है। उसी तरह हम आगे एक छोटी सी चीज और डिस्कस करेंगे जिसे हम कहेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डिमांड, कि व्हाट इज डिपेंडेंट डिमांड एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट डिमांड। कि एक होती है डिपेंडेंट डिमांड, के जब आपकी डिमांड किसी चीज पे डिपेंडेंट आ रही हो, क्या आ रही हो आपकी डिमांड किसी चीज पे डिपेंडेंट आ रही हो कि हाँ जी ये आपकी डिमांड है एंड यू आर गोइंग टू फॉलो दैट डिमांड।
कि आपने उस डिमांड को फॉलो करना है एंड यू आर गोइंग टू डू इट इन अ सेम मैनर, और उसी मैनर में आपने उसे फर्दर आगे लेकर चलना है। तो जब हम बात करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिमांड, तो दैट मीन्स कि हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी हमारे पास डिमांड डिपेंडेंट है किसी और चीज पे और कौन सी डिमांड है हमारे पास जो इंडिपेंडेंट है। जाहिर बात है कुछ चीजें होती है जो एंड कंज्यूमर को डायरेक्ट जा रही होती है, क्या जा रही होती, एंड कंज्यूमर को डायरेक्ट जा रही होती हैं, और कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर्स को नहीं जा रही होती। वो कौन सी चीजें होती हैं, दैट इज अ क्वेश्चन, कि हमारे पास कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास एंड कंज्यूमर्स को नहीं जा रही। तो जाहिर बात है डिपेंडेंट डिमांड, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इफ देयर इज अ एग्रीकल्चर साइड पर चलते हैं, तो मैं कहता हूं कि हाँ जी डिमांड फॉर शुगर केन इज डिपेंडेंट ऑन द एंड यूजर्स, तो मैं गलत कह रहा हूं। डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन शुगर मिल्स ऑल्सो, कि अगर शुगर मिल्स में शुगर सेल होगी तो गन्ने की सेल होगी, क्योंकि सारे लोग डायरेक्ट शुगर केन्स नहीं खाते। बहुत हो गया अ पार्ट ऑफ शुगर केन्स या स्मॉल पार्ट्स ऑफ द शुगर केन, जिसे हम गंडेरी कहते हैं, तो दैट इज अ पार्ट वो बहुत कम यूज होती है। ज्यादातर डिमांड जो है वो शुगर केन की होती है और शुगर केन की उसी हिसाब से और उसी तरीके से वैलिड होकर आगे चल रही होती है। इसी तरह डिपेंडेंट डिमांड है और इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब शुगर केन की डिमांड डिपेंडेंट है ऑन शुगर मिल्स और शुगर मिल्स पे डिपेंडेंट आ रही है। हाँ, लेकिन शुगर की डिमांड इंडिपेंडेंट है। अगर कंज्यूमर खाना चाहेगा तो दैट मींस दे आर गोइंग टू यूज द शुगर, और अगर वो नहीं यूज करना चाहते तो दे आर नॉट गोइंग टू यूज द शुगर, कि वो शुगर फिर यूज आगे फर्दर नहीं करेंगे और ना ही आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास क्या शुगर की किस लेवल पे आ रहे हैं और किस तरह से हमारे पास अचीव हो रही हैं। उसके बाद है मैनेजिंग इन्वेंट्री इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। जब हमारे पास एक चीज की अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करते हैं, अनसर्टेनिटी का अगर मैं मतलब पूछूं तो अनसर्टेनिटी का क्या मतलब निकलेगा, अनसर्टेनिटी का मतलब ये निकलेगा कि आपके पास ओवरऑल कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं इन योर डिमांड्स, यू कैन से फ्लक्चुएशंस इन योर डिमांड्स, के एक की डिमांड में कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं और उन फ्लक्चुएशंस को आप कैसे केटर कर रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उन फ्लक्चुएशंस को कैसे और किन बेसिस पे केटर कर रहे हैं और किस तरह से केटर करके हम फर्दर आगे लेकर आ रहे हैं। सो दैट मींस मैनेजिंग इन्वेंट्री इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, कि जब हमारे पास अनसर्टेन डिमांड है, फ्लक्चुएटिंग डिमांड है जिसे हम कहते हैं, उस केस में हम इन्वेंट्री को कैसे, किस तरह से और किन बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं, कैसे, किस तरह से और किन बेसिस पे हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग दैट इज नोन टू बी एज योर मैनेजिंग इन्वेंट्री इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, कि जब हम लोग अनसर्टन हैं तो हमने अपनी इन्वेंट्री को कैसे और किन बेसिस में मैनेज करना है, हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी मैंने उनको कैसे और किस बेसिस पे मैनेज करना है। सो दैट इज नोन टू बी एज योर ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किन बेसिस पे हमने इनको आइडेंटिफाई करना है। सो मूविंग फर्दर आगे देखते हैं पहली चीज एबीसी कंट्रोल्स को। Control of inventory is exercised by controlling individual item normally known to be as a stock keeping units। अब यहाँ क्या कह रहा है वो, stock keeping units, क्या कह रहा है यहाँ पे, stock keeping units कह रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री इज एक्सरसाइज्ड बाय कंट्रोलिंग इंडिविजुअल, हर आइटम को कंट्रोल करो, कितने गए, यानी कितने इन हुए, कितने आउट हुए और कितने हमारे पास लिखे गए। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी कि उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। द SKU इज एन इंडिविजुअल आइटम इन अ स्पेसिफिक इन्वेंट्री, यानी एक सिंगल टाइप ऑफ इन्वेंट्री में एक स्पेसिफिक जो आपके पास इन्वेंट्री होती है, यानी एक स्पेसिफिक जो वैल्यूज होती हैं, वही स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक सर्टन प्रोडक्ट जो होगी दैट इज नोन टू बी एज अ स्पेसिफिक इन्वेंट्री एंड दैट इज नोन टू बी एज अ SKUs। क्या कहते हैं उसे हम, SKUs हैं, कि SKUs इसी तरह डील कर रहे होते हैं। 4 क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री। अब क्या चीज आ गई, 4 क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड व्हेन कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री, कि जब हमने इन्वेंट्री कंट्रोल करनी है तो ये इसमें से 4 क्वेश्चंस हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू बी आस्क्ड, कि जिन्हें हमने लाजमी पूछना है और हर सूरत पूछ के ही हमने आगे लेकर चलना है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स, के इन्वेंट्री आइटम्स की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स, की इन्वेंट्री आइटम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। हाउ आर दे बी कंट्रोल्ड, यानी उन्हें हम कैसे और किन बेसिस पे कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ आर दे बी कंट्रोल, कि उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हाउ मच शुड बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम, एक टाइम पे कितना ऑर्डर करना चाहिए, एंड व्हेन शुड एन ऑर्डर बी प्लेस्ड, कब एक ऑर्डर को प्लेस करना चाहिए। तो पहला क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री आइटम, हाउ दे आर बी कंट्रोल्ड,
हाउ मैनी शुड बी द ऑर्डर एट वन टाइम, कितनों को ऑर्डर करना चाहिए एट सिंगल टाइम, यानी एक टाइम पे कितनों को ऑर्डर करना चाहिए। व्हाट शुड बी द ऑर्डर प्लेस, जब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री आइटम, क्या वाकई में कोर प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है या बाय प्रोडक्ट है, क्या है कोर प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। कि जब हम बाय प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो कोर प्रोडक्ट मींस जो मेन प्रोडक्ट है, जैसे फर्नीचर के अंदर वुड इज अ मेन प्रोडक्ट, बट बाय प्रोडक्ट क्या है, दैट इज नेल्स, अगेन जो मैंने पहले भी आपको एक दफा बताया हुआ है। तो कोर प्रोडक्ट में अगर आएगा दैट मींस इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बाय प्रोडक्ट की उसकी इंपॉर्टेंस कोर प्रोडक्ट से कम होती है। हाउ आर दे बी कंट्रोल, उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए, मींस इन और आउट कैसे डेवलप किया। अब कंट्रोलिंग की जब बात आती है तो सबसे पहली चीज आती है कि आप उसकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएं, क्या करें आप उसकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएं कि उसकी अकाउंटेबिलिटी जितनी आनी है वो उसके हिसाब से नजर आ रही हो कि हाँ जी इतनी अकाउंटेबिलिटी है और इसी हिसाब से हमने उसे आगे लेकर चलना है। तो जब हम अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें कंट्रोल होंगी। लेकिन जाहिर बात है कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत आसान है, जैसे वुड है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने नेल्स की अकाउंटेबिलिटी कह रही तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे, बिकॉज नेल्स आर बीइंग परचेज्ड इन केजी। अब एक केजी के अंदर कितनी नेल्स हैं, नोबडी नोस। That is the case of a single बाय प्रोडक्ट। कि जब सिंगल बाय प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सिंगल बाय प्रोडक्ट में हमने ये चीज देखनी होती है कि हम उसे कैसे और किन बेसिस पे कंट्रोल करें ताकि हमारे पास उसी लेवल पे चीजें सेग्रीगेट होकर सामने नजर आती जाए कि हमने किस तरह से और किन बेसिस पे इन्हें सेग्रीगेट करना है। तो दैट इज कोर प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। क्या आ गया, कोर प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। हाउ आर दे बी कंट्रोल, उन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की तो याद रखना कंट्रोल उस टाइम ही किया जाएगा जब हमारे पास उसकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर होगी। हाउ मच शुड बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम, नाउ दिस इज नोन टू बी एज अ बिगिनिंग ऑफ अ इन्वेंट्री मॉडल। क्या कहते हैं इसे हम, बिगिनिंग ऑफ द इन्वेंट्री मॉडल्स। अब यहां से जो सामने आती है वो क्या चीज आती है, इन्वेंट्री मॉडल्स और इन्वेंट्री थ्योरीज। ये हाउ मच शुड बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम, यानी कितनी ऑर्डर होना चाहिए, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द ऑर्डर, कि एक ऑर्डर का साइज क्या होना चाहिए और उस ऑर्डर के साइज को हमने कैसे और किन बेसिस पे आगे ले जा सकते हैं। यानी हर एक ऑर्डर का एक साइज है। मींस फॉर एग्जांपल आप कहते हो मुझे हर मंथ के एंड में मैंने सप्लाई मंगानी, आप सप्लाई का साइज कैसे डिसाइड करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड द साइज, एंड दैट इज नोन टू बी एज अ हाउ मच शुड बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम, कि एक टाइम पे हमने कितना ऑर्डर करना है और कैसे ऑर्डर करना है। व्हाट शुड एन ऑर्डर बी, व्हेन शुड ऑर्डर बी प्लेस्ड, दैट इज नोन टू बी एज अ लीड टाइम। क्या कहते हैं इसे हम, लीड टाइम। कि व्हेन शुड एन ऑर्डर बी प्लेस्ड, कब हमने एक ऑर्डर को प्लेस करना है, हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर, और उस ऑर्डर को हमने किस बेसिस से प्लेस करना है ताकि वी हैव अ सर्टेन लेवल, यानी कि व्हेन शुड एन ऑर्डर बी प्लेस्ड, कब हमें एक ऑर्डर को प्लेस करना है। तो सारी बात है अ टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिलीवरी दैट इज नोन टू बी एज अ लीड टाइम। क्या कहते हैं उसे हम, दैट इज नोन टू बी एज अ लीड टाइम। तो जो लीड टाइम से पहले की होगी उसी में हम कहेंगे कि दैट इज नोन टू बी एज योर व्हेन इज द ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। यानी कि जब हमारे पास मंथ एंड हो रहा है तो उससे पहले हम लीड टाइम निकाल दे तो हम कहेंगे जी इस पॉइंट पे हमने ऑर्डर करना है। तो दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे देखना है कि लीड टाइम हमारे पास कितना है और कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, हाउ दैट इज बीइंग एग्जिस्टेड एंड हाउ दे आर बीइंग परफॉर्म। तो व्हेन शुड एन ऑर्डर बी प्लेस्ड, दैट मीन्स कि दैट इज वी आर आस्किंग फॉर द लीड टाइम। किसकी बात कर रहे हैं हम, कि लीड टाइम, कि लीड टाइम मेरे पास कितना है और वो कैसे वर्क करता है। लीड टाइम मेरे पास कितना है और वो कैसे और किन बेसिस पे वर्क कर रहा है, हाउ इट इज बीइंग वर्कड एंड हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड। बोथ आर द केसेस कि हमने यहाँ पे देखना है कि किन बेसिस पे ये अप्लाई हो रहा है और किन बेसिस पे ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो दीज आर द बेसिक 4 क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड व्हेन कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री। के जब भी हमने इन्वेंट्री कंट्रोल करनी है तो हमने ये आंसर करना है कि हमारे पास क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है। ओके जी, नाउ हम लोग फर्दर आगे देख रहे हैं। अब क्या आ रहा है हमारे पास, एबीसी कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री इज एक्सरसाइज्ड बाय कंट्रोलिंग इंडिविजुअल आइटम्स कॉल्ड स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। जो हम लोग ऑलरेडी अभी देख चुके थे, हमारे पास ये चीजें इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट जो चीज हम लोग अब उसमें चल रहे हैं दैट इज हमारे पास आ रही है एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल। क्या चीज आ रही है हमारे पास, एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल। कि हमने एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे और किन बेसिस पे हमने आगे लेकर इसे चलना है, हाउ वी आर गोइंग टू complete it and how we are going to perform it। ठीक है, तो उसमें आ रहे हैं हमारे पास एबीसी कंट्रोल में। एबीसी कंट्रोल क्लासिफिकेशन आंसर्स द फर्स्ट 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहा है जी एबीसी कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि दैट इज गोइंग टू आंसर
फर्स्ट टू क्वेश्चंस कौन से जो हमारे पास अभी पिछली साइड पड़े थे, कौन कौन से आंसर, दिस वन एंड दिस वन, ये आंसर हमने करने हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स, क्या था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स, हाउ आर दे बी कंट्रोल्ड, यानी हम लोगों ने कैसे और किन बेसिस पे कंट्रोल करना है। तो यानी कि मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे कंट्रोल करना चाहिए। एबीसी इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन, क्लास देखें अब किस चीज की बात हो रही, क्लासिफाइंग ऑफ इन्वेंट्रीज, किसकी बात हो रही, क्लासिफाइंग ऑफ इन्वेंट्रीज, कि हमने इन्वेंट्रीज को कैसे किन बेसिस पे क्लासिफाई करना है, क्या करना है हमने, इन्वेंट्रीज को किन बेसिस पे और कैसे क्लासिफाई करना है। तो उसमें क्या है कि डिटरमिन द इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंट्रोल्स बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस, और उनमें जिस लेवल की कंट्रोलिंग भी अलाउड करनी है, यानी कि दैट मींस एबीसी जो क्लासिफाई करता है इन्वेंट्रीज को, वो एक्चुअली फर्स्ट टू क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोल को आंसर कर रहा होता है। जो इनमें से एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस अबाउट द इन्वेंट्री आइटम्स और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कंट्रोलिंग ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी कि किस तरह से बेस्ड ऑन प्रायोरिटी आपने उन्हें कंट्रोल करना है या कंट्रोल करके आगे लेके जाना है। फैक्टर अफेक्टिंग द, अब क्या है अगला, factor affecting the importance of an item include annual dollar usage, unit cost and scarcity of material. Factors affecting the importance of an item, factors जो है that are affecting the importance of an item includes annual dollar usage, क्या include करते हैं, annual dollar usage, कि annual dollar usage कितनी है, क्या है, यानी कि क्या है, that means कि importance क्या है कि आप, जाहिर बात है अगर कोई चीज की ज्यादा यूजेज है, किसी के बगैर काम नहीं चल सकता, जाहिर बात है उसकी यूजेज ज्यादा होगी, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। लेकिन किसी चीज ने यूज ही कम होना है तो डेफिनेटली उसकी यूजेज उसी हिसाब से कम होगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी कि दैट इफ आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट द हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड ग्रोसरी इज मोर इंपॉर्टेंट और लग्जरी और डेकोरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, तो ऑब्वियसली हाउस ग्रोसरी इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू लग्जरीज और एनी अदर आइटम्स। तो जाहिर बात है उसमें क्या गया, एनुअल डॉलर यूजेज आ गया। देन नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, यूनिट कॉस्ट, क्या चीज है, यूनिट कॉस्ट, एंड थर्ड थिंग इज स्कार्सिटी ऑफ मटेरियल, क्या है हमारे पास, स्कार्सिटी ऑफ मटेरियल। तो दैट इज इक्वल इंक्लूड एनुअल डॉलर यूजेज, कि एनुअल डॉलर यूजेज कितनी है, यूनिट कॉस्ट कितनी है एंड स्कार्सिटी ऑफ मटेरियल कितनी है, यानी डॉलर यूजेज उसके ऊपर कितना पैसा लगेगा, क्या करेगा, कितना पैसा लगेगा, और यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, क्या आएगी हमारे पास, यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, एंड स्कार्सिटी ऑफ मटेरियल की, क्या हुआ हमारे पास, स्कार्सिटी ऑफ मटेरियल क्या आ गई, ठीक है ना। तो यानी हमने हर चीज को देखना है कि इन सारे फैक्टर्स पे ही हमारी इंपॉर्टेंस टिकी हुई है, हमारी जो ओवरऑल का इंपॉर्टेंस आनी है वो इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए आनी है और इन्हीं की बेसिस पे आनी है। जैसे ये इंपॉर्टेंस पे लाएंगे उसी हिसाब से हमने इंपॉर्टेंस को आगे लेकर चलना है और आगे लेकर आइडेंटिफाई करना है। सो दैट मीन्स हमने ये देखना है कि दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम includes annual dollar usage, unit cost and scarcity of material, कि annual dollar usage कितनी है, unit cost कितनी है and scarcity of material कितनी है, क्या जो मटेरियल हम खरीदने जा रहे हैं वो स्कार्स है या क्या है और वो किस टाइप का है मटेरियल। तो दैट मीन्स कि स्कार्सिटी का मतलब है कि जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है या पॉसिबल नहीं है कि उसकी अवेलेबिलिटी नजर आए या सामने दिखे कि क्या हो सकती है। तो दैट मीन्स कि हमने देखना है कि स्कार्सिटी ऑफ मटेरियल किस लेवल की है और उस स्कार्सिटी को हमने कैसे और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है। द एबीसी प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, वो कहता है एबीसी प्रिंसिपल इस ऑब्जर्वेशन पे बेस कर रहा है दैट स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ आइटम्स ऑफन डोमिनेट द रिजल्ट्स अचीव्ड इन एनी सिचुएशंस, कि वो हर रिजल्ट को डोमिनेट कर रहे होते हैं दैट इज गोइंग टू बी अचीव्ड इन एनी सिचुएशन, जो किसी भी सिचुएशन में अचीव किए गए, क्या किए गए हैं, वो अचीव किए गए हैं, एंड रिप्रेजेंट्स द मोस्ट क्रिटिकल वैल्यू, और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मोस्ट क्रिटिकल वैल्यूज, के मोस्ट क्रिटिकल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सेपरेट्स द मोर सिग्निफिकेंट आइटम फ्रॉम द लेस इंपॉर्टेंट, यानी एबीसी कंट्रोल रिप्रेजेंट्स द मोर सिग्निफिकेंट आइटम्स फ्रॉम द लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि वो क्या करता है, सेपरेट करता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है और जो लेस इंपॉर्टेंट आइटम है, क्या करते हैं उन दोनों को सेग्रीगेट कर देते हैं कि कौन सा हमारे पास लेस इंपॉर्टेंट है और कौन सा हमारे पास नॉर्मल मोर इंपॉर्टेंट में आता है। इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री एंड लेवल ऑफ कंट्रोल, यानी कि इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री एंड लेवल ऑफ कंट्रोल, कि डिग्री एंड लेवल ऑफ कंट्रोल क्या है और किन बेसिस पे हमने उसको लेकर आगे चलना है। तो इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री एंड लेवल ऑफ कंट्रोल, कि किस लेवल की डिग्री, किस डिग्री का हमने कंट्रोल देना है और किस लेवल पे कंट्रोल करना है। सो दैट इज बीइंग यूज्ड, तो यानी हमारे पास क्या एबीसी कंट्रोल क्या है, वो
ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर रहा था, बेस कर रहा था कि जहां पे स्मॉल नंबर्स आर डोमिनेट द रिजल्ट्स इन एनी सिचुएशन एंड रिप्रेजेंट्स मोस्ट क्रिटिकल वैल्यू, कि वो डोमिनेट करते हैं रिजल्ट्स इन एनी सिचुएशन एंड हैज मोस्ट क्रिटिकल वैल्यू। क्या होती है उनके पास? मोस्ट क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं, दैट इज नोन टू बी अ पेरेटो प्रिंसिपल। एबीसी इन्वेंटरी कंट्रोल सेपरेट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट आइटम फ्रॉम द लेस सिग्निफिकेंट, यानी एबीसी कंट्रोल क्या करता है? सेपरेट्स द मोर सिग्निफिकेंट आइटम्स फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि फ्रॉम द लेस इंपॉर्टेंट के अंदर ये हमने देखना है कि मोर सिग्निफिकेंट आइटम है। इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री एंड लेवल ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड, कि डिग्री भी कंफर्म करता है और लेवल ऑफ कंट्रोल दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड, किस लेवल का कंट्रोल हमें रिक्वायर्ड है और उसे हमने किस लेवल का कंट्रोल प्रोवाइड करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल मेथोडोलॉजी, किसकी तरफ मूव कर रहे हैं हम? एबीसी कंट्रोल इन्वेंट्री मेथोडोलॉजी, के इन्वेंट्री मेथोडोलॉजी को हमने कैसे देखना है? कैलकुलेट द एनुअल डॉलर यूजेज, क्या करना है हमने? कैलकुलेट द एनुअल डॉलर यूजेज फॉर ईच आइटम, कि एनुअल डॉलर यूजेज क्या है फॉर ईच आइटम, कि हमारे पास एक आइटम की एनुअल डॉलर यूजेज क्या है, मतलब एक आइटम कितना चाहिए होगा या उससे मंगवाने में हमारे कितने पैसे लगेंगे, जितने भी पैसे लगेंगे दैट इज नोन टू बी एज योर एनुअल डॉलर यूजेज। क्या कहेंगे उसे हम? एनुअल डॉलर यूजेज, के हमारे एनुअल डॉलर यूजेज ऑलमोस्ट इतनी है। उसके बाद लिस्ट द आइटम अकॉर्डिंग टू देयर एनुअल डॉलर यूजेज, के एनुअल डॉलर यूजेज के हिसाब से हमने उसे लिस्ट करना है, यानी जिसके सबसे कम लगने या जिसके सबसे ज्यादा लगने, उसके बाद जिसके ज्यादा लगने, उसके बाद किसके ज्यादा लगने, तो हम उसे क्या करें? वन बाय वन लिस्ट आउट कर रहे हैं। क्या करें उसे हम? लिस्ट आउट करें। तो लिस्ट द आइटम अकॉर्डिंग टू देयर एनुअल डॉलर यूजेज, कि जितनी हमारे पास एनुअल डॉलर यूजेज होनी है उसी के हिसाब से हम उन्हें क्या करें? लिस्ट आउट कर रहे हैं या लिस्टिंग कर रहे हैं उसकी, और उन्हीं लिस्टिंग को हम फर्दर आगे लेकर चल रहे हैं। तो दैट इज लिस्ट द आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर एनुअल डॉलर यूजेज, की जितनी हमारे पास एनुअल डॉलर यूजेज आएंगे हम उसकी लिस्टिंग उन्हीं के हिसाब से करेंगे और उसी हिसाब से हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। देन कैलकुलेट द कम्युलेटिव एनुअल डॉलर यूजेज, क्या करें? कम्युलेटिव एनुअल डॉलर यूजेज एंड कम्युलेटिव परसेंट ऑफ आइटम्स, यानी कि कम्युलेट करेंगे कि कितनी हमें एनुअल डॉलर यूजेज चाहिए सारे आइटम्स के लिए, फिर हर एक की परसेंटेजेस निकालेंगे। क्या करेंगे हम? उसमें हर एक की वन बाय वन करके परसेंटेजेस निकालेंगे ताकि हमारे सामने क्लियर हो सके कि हमारे सामने क्या चीजें अवेलेबल हैं और किन चीजों को हमने आगे लेकर चलना है। तो दैट इज द कैलकुलेट द कम्युलेटिव एनुअल डॉलर यूजेज। क्या चीज है? कैलकुलेट द कम्युलेटिव एनुअल डॉलर यूजेज एंड कम्युलेटिव परसेंट ऑफ आइटम, कि कम्युलेटिव परसेंट ऑफ आइटम कितना है और कम्युलेटिव एनुअल डॉलर यूजेज कितनी और कैसे एग्जिस्ट कर रही है, एंड व्हाट इज द कम्युलेटिव परसेंट ऑफ आइटम, कि कम्युलेटिव परसेंट ऑफ आइटम कितना है। ग्रुप आइटम इनटू ए बी सी क्लासिफिकेशन। अब क्या आ गया हमारे पास? अब ये देखें यहां पे आई कौन सी क्लासिफिकेशन? ए बी एंड सी, कि जो हमारे पास टॉप प्रायोरिटी पे दैट इज कैटेगराइज्ड एज ए, जो उससे भी लेस प्रायोरिटी पे है दैट इज कैटेगराइज्ड एज बी, और जो उससे भी लेस पे है दैट इज कैटेगराइज्ड एज सी। यानी इनको हम वन बाय वन करके हर कैटेगरी में समेटते जाएंगे कि हर एक को हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस दे दी फ्रॉम ए बी एंड सी। और उसके बाद हमारे पास क्या चीज आई है? हमने क्या जी? कंट्रोल बेस्ड ऑन एबीसी क्लासिफिकेशन। अब हमने कहा जी हर एक आइटम को हमने ए बी सी के हिसाब से हमने लिख दिया। क्या किया हमने? ए बी सी के हिसाब से हमने लिख दिया। जब हमने ए बी सी के हिसाब से हमने उसे लिख दिया तो इसका मतलब है हमारी जो कंट्रोल भी है वो इसके लिए डिफरेंट होगा, इसके लिए हमारा कंट्रोल डिफरेंट होगा और इसके लिए हमारा कंट्रोल और फर्दर डिफरेंट होगा। यानी हर एक टाइम पे इनका कंट्रोल वेरी कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? इनका कंट्रोल वेरी कर रहा होगा, क्योंकि जिस तरह कंट्रोल होगा हम उसी को लेकर हम आगे चल रहे होंगे। ठीक है। टू जनरल रूल्स होते हैं इसके लिए। क्या होता है? हैव पेनल्टी ऑफ लो वैल्यू आइटम्स। C items are only important if there is a shortage of one of them. यानी C items are only important if there is a shortage of one of them. Then they become extremely important. So as a supply should have always been hand. यानी कि वो क्या है? Only item if there is a shortage then ही वो काम के लगते हैं, then they become extremely important. और सप्लाई भी उसी के इसीलिए उसके हाथ में होना जरूरी है कि जितनी हमें सप्लाई चाहिए हमने उसी के हिसाब से इसे आगे लेकर चलना है। यूज द मनी एंड कंट्रोल एफर्ट सेव टू रिड्यूस द इन्वेंट्री ऑफ हाई वैल्यू आइटम। क्या हुआ? यूज द मनी एंड कंट्रोल एफर्ट सेव्ड टू रिड्यूस द इन्वेंट्री ऑफ हाई वैल्यू आइटम। क्या करना है? रिड्यूस करना है हाई वैल्यू आइटम को, यानी कि रिड्यूस द इन्वेंट्री ऑफ हाई वैल्यू। जो ज्यादा महंगी आइटम आई उसकी इन्वेंट्री को रिड्यूस रखें, उसकी इन्वेंट्री को हम कम रखें। ए आइटम्स आर
extremely important and deserve the tightest control and the most frequent review. यानी कि ए और पार्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं and they require tightest control and more frequent reviews. यानी जितने ज्यादा frequent हो सकते हैं उतने ज्यादा हम frequent review देंगे. उसे क्या करेंगे हम? उतने ज्यादा frequent review देंगे. So that means use the money and control efforts saved to reduce the inventory of high value items. यानी reduce करें inventory को that is of high value. क्या है वो? High value की है, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं कि that is being formed in this way. ABC इन्वेंट्री कंट्रोल आगे फर्दर चलता है. ए आइटम्स क्या हैं जी? 20% ऑफ द आइटम अकाउंटेड फॉर 80% ऑफ टोटल डॉलर यूजेज. यानी कि क्या होगा? टोटल आइटम्स जो हैं, याद रखना, उनके सिर्फ 20% जो होगा वो ए आइटम्स होंगे, बट इनमें पैसे जो है वो 80% ऑफ टोटल आइटम्स लग रहे होंगे. यानी कि दे आर in numbers they are small, but they are getting to use the maximum of dollars that is assigned to inventory. यानी जो इन्वेंट्री को असाइन है उसमें से मैक्सिमम डॉलर्स ये लोग यूज करेंगे. बी आइटम पे आते हैं. 30% ऑफ आइटम्स अकाउंट फॉर, यानी 30% ऑफ आइटम्स जो होती हैं वो बी आइटम्स होते हैं जिन पे 15% ऑफ टोटल डॉलर यूजेज होती है. क्या होती है इसके ऊपर? 15% ऑफ टोटल डॉलर यूजेज होती है. कि हम लोग कहें जी टोटल डॉलर यूजेज में से 15% किसमें होनी है? दैट इज बी आइटम. और सी आइटम की बात करते हैं तो 50% ऑफ टोटल आइटम अकाउंटेड फॉर है. कितना आ गया? 50% ऑफ टोटल आइटम अकाउंटेड फॉर है और 5% ऑफ टोटल डॉलर यूजेज इज बीइंग डन. यानी 5% ऑफ टोटल डॉलर यूजेज इज बीइंग डन के 5% ऑफ टोटल डॉलर यूजेज हमारे पास कितना आ रहा है और कैसे एग्जिस्ट कर रहा है. 5% ऑफ टोटल डॉलर यूजेज कितना आ गया? 5% ऑफ टोटल डॉलर यूजेज के हमारे पास टोटल डॉलर यूजेज जो है ना वो कितना आना है? 5% के करीब आना है. यानी कि हमारे पास और गौर से देखें तो ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम तीनों में हमारे पास रिवर्स केस चल रहा है. सबसे थोड़े आइटम ए के हैं, सबसे ज्यादा आइटम सी के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बजट ए को चाहिए, सबसे कम बजट हमें सी को चाहिए. सो दैट इज द पैटर्न दैट वर्क्स. सो दैट इज नोन टू बी एज अ ABC इन्वेंट्री कंट्रोल. क्या कहते हैं इसे हम? ABC इन्वेंट्री कंट्रोल. के ABC इन्वेंट्री कंट्रोल हमारे पास ये है और हमने इस कंट्रोल को इन बेसिस पे जनरेट करना है और डेवलप करना है. दैट इज द केस कि जब हम बात करते हैं ABC कंट्रोल्स में तो हमने ये चीजों को साथ लेके चलना है कि हमारे पास कंट्रोल्स कैसे आ रहे हैं. और कंट्रोल्स में बजटिंग इसी तरह ही होती है. यानी इसी तरह ही इसी पैटर्न में हम लोग बजटिंग कर रहे होते हैं और इसी पैटर्न में हम लोग बजट करके इसे फर्दर आगे लेकर आ रहे होते हैं. दैट हाउ इट इज बीइंग बजटेड एंड हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड. यानी ईच एंड एवरी आइटम मस्ट बी सीन इन अ सेम मैनर. यानी कि हर आइटम को हमने देखना पड़ता है कि वो किस तरह से कैसे डेवलप हो रहा है और उनको हम किस तरह से फर्दर आगे ले जा सकते हैं. सो दैट इज नोन टू बी एज अ ABC इन्वेंट्री कंट्रोल. ABC इन्वेंट्री कंट्रोल पे बात करते हैं तो टाइट कंट्रोल्स भी होते हैं. इसमें कितने टाइप्स के कंट्रोल है? टाइट कंट्रोल है, नॉर्मल कंट्रोल है एंड सिंपलेस्ट पॉसिबल कंट्रोल है. अब याद रखिएगा हर कंट्रोल के ऊपर एक डिफिकल्टी लेवल सेटल्ड है. क्या है हमारे पास? एक डिफिकल्टी लेवल सेटल्ड है जो हमें डिफिकल्टी लेवल बताता है कि हाँ जी इस लेवल पे हमारे पास डिफिकल्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं और इस लेवल पे हमारे पास डिफिकल्टी एग्जिस्ट हो रही है. तो इसी को हम लोगों ने आगे लेकर चलना है और इसी की बेस पे हम उसे लेकर जाएंगे. टाइट कंट्रोल्स कंप्लीट एक्यूरेट रिकॉर्ड इसके लिए रिक्वायर्ड होता है टाइट कंट्रोल के लिए कि कंप्लीट रिकॉर्ड हो और एक्यूरेट रिकॉर्ड हो. रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट रिव्यू बाय मैनेजमेंट. यानी इनकी एक्टिविटीज को रेगुलर और फ्रीक्वेंट रिव्यूज होते हैं बाय मैनेजमेंट के. फ्रीक्वेंट रिव्यूज होंगे मैनेजमेंट के. फ्रीक्वेंट रिव्यू ऑफ फोरकास्ट के. फोरकास्ट के भी फ्रीक्वेंट रिव्यूज होंगे. क्या होंगे? फोरकास्ट के भी फ्रीक्वेंट रिव्यूज ऑफ फोरकास्ट के. हम ये एक्सपेक्टेशन करें कि आगे क्या होने वाला है या आगे हमें कितना मटेरियल जरूरत है या कितने आइटम्स हमें जरूरत है. तो दैट इज अगेन नोन टू बी एज अ फ्रीक्वेंट रिव्यू ऑफ फोरकास्ट. क्या कहते हैं इसे हम? फ्रीक्वेंट रिव्यू ऑफ फोरकास्ट के. जितनी हमारे पास फोरकास्ट आ रही है हम उसके भी फ्रीक्वेंट रिव्यूज को आगे लेकर चलें या उन्हीं के हिसाब से हम उन्हें आगे लेकर चलते जाएं या आइडेंटिफाई करते जाएं. सो नेक्स्ट इज द क्लोज फॉलोअप. यानी इनकी हर एक्टिविटी को आप बहुत क्लोजली फॉलोअप कर रहे होते हैं. क्या कर रहे होते हैं आप? उनकी एक्टिविटीज को बहुत ही क्लोज फॉलोअप कर रहे होते हैं और फॉलोअप उसी हिसाब से चल रहे होते हैं. नॉर्मल कंट्रोल की बात करते हैं. बी आइटम गुड रिकॉर्ड्स आ गए एंड नॉर्मल प्रोसेसिंग आ गई. क्या आ गई? गुड रिकॉर्ड्स आ गए और नॉर्मल प्रोसेसिंग आ गई. कि जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं दैट विल बी अ गुड रिकॉर्ड्स एंड द अदर वन इज द नॉर्मल प्रोसेसिंग. क्या आ गई हमारे पास? नॉर्मल प्रोसेसिंग आ गई कि जितनी हमारे पास प्रोसेसिंग होनी है हमने उसी के हिसाब से इसको आगे लेकर चल रहे हैं.
सिंपलेस्ट पॉसिबल कंट्रोल क्या है? मेक श्योर देयर आर प्लेंटी, यानी कि पता लगे कि हाँ जी बहुत सारे आइटम्स, कि जितने हमारे पास आइटम्स होने चाहिए वो उतने सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हैं. तो दैट मीन्स मेक श्योर दैट दे आर ऑन प्लेंटी इन नंबर, यानी कि काफी सारे नंबर में हो. सिंपल और नो रिकॉर्ड, कई दफा कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता. लार्ज ऑर्डर क्वांटिटीज होती हैं, इनकी क्या होती हैं? लार्ज ऑर्डर क्वांटिटीज होती हैं, यानी ज्यादा अमाउंट में मंगाई जाती हैं या ज्यादा अमाउंट पे ये देखी जाती हैं. तो सिंपलेस्ट पॉसिबल कंट्रोल आ गया. मेक श्योर दैट दे आर पेनल्टी, सिंपल और नो रिकॉर्ड्स, लार्ज ऑर्डर क्वांटिटीज. क्या आ गई हमारे पास? लार्ज ऑर्डर क्वांटिटीज आ रही हैं कि किस किस तरह से हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटीज को लेकर हम आगे चलेंगे. हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड एंड हाउ इट इज बीइंग डेवलप्ड, कि हमने इसे किस तरह से डेवलप करना है और किन बेसिस पे डेवलप करके इन्हें हमने फर्दर आगे लेकर चलना है. तो दैट मींस टाइट कंट्रोल, नॉर्मल कंट्रोल, सिंपलेस्ट पॉसिबल कंट्रोल. यानी क्या हो गया? टाइट कंट्रोल, नॉर्मल कंट्रोल एंड सिंपलेस्ट पॉसिबल कंट्रोल. के सिंपलेस्ट पॉसिबल कंट्रोल क्या हो सकता है, उसकी कंट्रोलिंग हमने कैसे और किन बेसिस पे करनी है. हाउ आई एम गोइंग टू सी देम एंड हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म देम. तो टाइट कंट्रोल में हमेशा कंप्लीट, रेगुलर, फ्रीक्वेंट और क्लोज फॉलोअप रखना है हमने. एंड नॉर्मल में हमने गुड रिकॉर्ड्स एंड नॉर्मल प्रोसेसिंग. क्या इसकी तरफ जाना है हमने? गुड रिकॉर्ड्स की तरफ जाना है, बट साथ ही नॉर्मल प्रोसेसिंग की तरफ जाना है. किसकी तरफ जाना है हमने? नॉर्मल प्रोसेसिंग की तरफ जाना है, कि जो हमारे पास नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है हमने उन्हीं को सामने लेकर चलना है. आगे आ रहा है हमारे पास सिंपलेस्ट पॉसिबल कंट्रोल. मेक श्योर देयर आर पेनल्टी एंड सिंपल एंड नो रिकॉर्ड, यानी कि बहुत सारे हो, नो रिकॉर्ड्स हो एंड लार्ज ऑर्डर क्वांटिटी हो. क्या हो हमारे पास? लार्ज ऑर्डर क्वांटिटी हो. आगे देखते हैं एबीसी एनालिसिस में. डिवाइड इन्वेंट्री इनटू 3 कैटेगरी क्लासेस बेस्ड ऑन एनुअल डॉलर वॉल्यूम. किस बेसिस पे कर रहे हैं? एनुअल डॉलर वॉल्यूम, कि जितना हमारे पास उस आइटम को लाने में जितना डॉलर्स लगे हैं उस हिसाब से हम उसकी 3 कैटेगरीज बना दें, ए, बी और सी. किसके लेके हम लोग? ए, बी, सी को. हाई एनुअल डॉलर वॉल्यूम, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे लगे. मीडियम एनुअल डॉलर वॉल्यूम, जिसमें उसके बाद पे कम पैसे लगे. एंड लो एनुअल डॉलर वॉल्यूम, जिसमें उसके भी बाद पैसे लगे. मतलब ईच एंड एवरी टाइम द आइटम्स और क्लासेस आर बीइंग डिफरेंशिएटेड, यानी हर टाइम में हम लोग के पास क्लासेस डिफरेंशिएट कर देते हैं. यूज्ड टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज दैट फोकस ऑन फ्यू क्रिटिकल पार्ट्स एंड नॉट द मैनी ट्रिवियल वंस. यानी कि क्या हो गया? यूज्ड टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज दैट फोकस, जो किस पे फोकस करेगा? फ्यू क्रिटिकल पार्ट्स. किस पे फोकस करेगा? फ्यू क्रिटिकल पार्ट्स एंड नॉट टू मेनी ट्रिवियल्स, यानी सारों पे नहीं, सिर्फ फ्यू क्रिटिकल पार्ट्स पे उसका फोकस होगा और उसी फोकस को वो आगे लेकर चल रहे होंगे. दैट इज द फोकस एंड दैट इज द फोकस बिहाइंड एवरीथिंग. तो वहां पे हम देखेंगे कि यानी ये दीज आर द थिंग्स दैट इज नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एबीसी एनालिसिस. तो यहाँ क्या हुआ? कैटेगराइजेशंस हो रही है क्लास ए, बी और सी में, और हर एक की कैटेगराइजेशन किन बेसिस पे हो रही है? डॉलर वॉल्यूम. ए हाई डॉलर वॉल्यूम, बी मीडियम डॉलर वॉल्यूम एंड सी लो डॉलर वॉल्यूम. तो हर टाइम पे डॉलर वॉल्यूम जो है हमारे पास वेरी कर जाएंगे और वेरी करने के बाद आइडेंटिफाई हो जाएंगे. यूज्ड टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज दैट फोकस ऑन फ्यू क्रिटिकल पार्ट्स, यानी फोकस ऑन एस्टैब्लिश पॉलिसी आ रही है दैट फोकस ऑन फ्यू क्रिटिकल पार्ट्स एंड नॉट द मैनी ट्रिवियल वंस. जो बहुत ज्यादा ट्रिवियल वंस के इसलिए नहीं होते बट फ्यू क्रिटिकल पार्ट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि क्रिटिकल पार्थिंग कुछ इन बेसिस पे हो रही होती है या इन बेसिस पे आइडेंटिफाई हो रही होती है. तो दैट्स हाउ एबीसी एनालिसिस वुड बी डन, कि यहाँ पे हमें पता लगता है कि एबीसी एनालिसिस किस तरह से और किन बेसिस पे जनरेट होना है या जनरेट होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखें यहाँ पे आइटम्स नंबर दिए. क्या दिए? आइटम स्टॉक नंबर 10, 286, 1156, ये सारे हमारे पास नंबर है. परसेंटेज ऑफ नंबर आइटम स्टॉक्ड, कितने आइटम स्टॉक्ड हैं? 20% और यहाँ कितने? 30%. एनुअल वॉल्यूम हमारे पास कितना है? हमारे पास 100,000 है और यहाँ पे 500 है, यहाँ 15 है, यहाँ 350, यहाँ पे 100. यूनिट कॉस्ट हमने कहा जी 95, 154, 7, 4, 26, 12. एनुअल डॉलर वॉल्यूम निकला 1, 2, 3, 4, 5. अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास क्लासेस हैं कौन कौन सी जी. अब जो टॉप के थे जिनमें सबसे ज्यादा डॉलर्स लग रहे हैं वो दैट इज ए, और उसके बाद जहां पे कम लग रहे हैं दैट इज नोन टू बी एज अ बी. क्या कहेंगे उसे? दैट इज नोन टू बी एज अ बी. तो यानी इसका अनदर वर्ड, जो 70% ऑफ कवरिंग किस कौन दे रहा है? 72% दैट इज ए, और सिर्फ 23% इज कवरिंग बाय बी क्लास. यानी क्लासेस को हमने सेग्रीगेट कर दिया और हर एक की क्लासेस को वेरिएट करा दिया कि हमने किस तरह से और किन बेसिस पे उन क्लासेस को आगे लेकर चलना है और किस तरह से उनको आगे लेकर हमने फर्दर लेकर साथ साथ चलते जाना है एंड हाउ वी आर गोइंग टू सी देम. तो ये हमारे पास एक तरह से एबीसी एनालिसिस है कि आपने किस तरह से क्लासेस बनानी है और हर क्लास के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी को
अडॉप्ट करना है। क्या करना है आपने, हर क्लास के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है कि हमने किस तरह से और किन बेसिस पे इन स्ट्रेटजी को सामने रखा है और किस तरह से आइडेंटिफाई किया है। तो दैट मींस दिस इज नोन टू बी एज एबीसी एनालिसिस। क्या कहते हैं हम, एबीसी एनालिसिस के एबीसी एनालिसिस हमेशा इस ही फॉर्म में होता है और इसी तरह ही होता है। अब यहां देखें तो यहां पे क्या हो, परसेंटेज ऑफ आइटम स्टॉक। अब सी के लिए सारे के सारे 50% है, एनुअल वॉल्यूम ये है, यूनिट कॉस्ट इतनी है, दैट इज 8,1200 85504 और इनको हमने परसेंटेज निकाल देगा तो टोटल कितनी बन रही है 5%। तो दैट इन बी असाइन टू सी, किसको असाइन कर दिया जाएगा, दैट इज असाइन टू सी क्लास कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री। किसमें, सी क्लास कैटेगरी में हम लोग कर देंगे बिकॉज इट्स परसेंटेज इज ऑलमोस्ट और मोर देन 50%, यानी 50% से ये ज्यादा पे है और उसी की बेस पे डेवलप हो रहा होता है, यानी दैट इज द केस। यानी इसी तरह ही हम लोग कहते हैं कि एबीसी एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है। अब यहां देखिएगा ग्राफ बन रहा है। अब देखें ए आइटम आ गया, बी आइटम आ गया, सी आइटम आ गए। अब सबसे ज्यादा जो आपको चाहिए परसेंटेज ऑफ एनुअल डॉलर यूजेज वो किसमें आनी है, दैट इज ऑन द परसेंटेज एनुअल डॉलर, दैट इज ए, आफ्टरवर्ड बी एंड आफ्टरवर्ड सी। यानी हर बार में उसके पास वेरिएंट एबीसी एनालिसिस आ रहा है और वेरिएंट एबीसी एनालिसिस में ये आ रहा है कि हमारे पास एबीसी एनालिसिस के हिसाब से सबसे ज्यादा आइटम्स ए के हैं जो डॉलर्स यानी कि पैसे रिक्वायर्ड होंगे, देन बी के एंड देन सी के। और यही पैटर्न हमने थ्योरेटिकल बेसिस में भी पढ़ा था कि यही पैटर्न चलता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ थ्योरेटिकल पैटर्न। किसकी बात करें हम, थ्योरेटिकल पैटर्न्स की, कि जितना ज्यादा थ्योरेटिकल पैटर्न होगा उसी के हिसाब से ये वेरिएंट हो जाएगा, ये वेरिएंट होकर हमारे सामने नजर आएगा। तो दैट इज व्हाट वी नोन टू बी एज अ एबीसी एनालिसिस। क्या कहते हैं हम, एबीसी एनालिसिस। अदर क्राइटेरिया दैट एनुअल डॉलर वॉल्यूम में बी यूज्ड। कौन से और क्राइटेरियाज हैं जो आपके पास एनुअल डॉलर वॉल्यूम यूज कर सकता है, मस्ट सी दैट इज केस एंटिसिपेटेड इंजीनियरिंग चेंजेस। क्या आ गया, एंटिसिपेटेड इंजीनियरिंग चेंजेस के कितने चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं इन इंजीनियरिंग और किन बेसिस पे डेवलप हो रहे हैं ये चेंजेस। डिलीवरी प्रॉब्लम्स, क्या चीज आ गई है यहाँ पे, डिलीवरी प्रॉब्लम्स के डिलीवरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, यहाँ क्या थी, देन में भी यूज, यानी कि अब यहाँ क्या डिलीवरी की प्रॉब्लम्स हैं, क्या है हमारे पास डिलीवरी की प्रॉब्लम्स हैं। थर्ड में हमारे पास क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं, क्या है हमारे पास, थर्ड में हमारे पास क्या है, क्वालिटी प्रॉब्लम्स। और लास्ट में हमारे पास क्या है, हाई यूनिट कॉस्ट। क्या चीज है हमारे पास, हाई यूनिट कॉस्ट। तो डिलीवरी प्रॉब्लम्स आ गए, क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ गई एंड हाई यूनिट कॉस्ट। क्या चीज आ गई हमारे पास, हाई यूनिट कॉस्ट। हमें उसी हिसाब से उसे आगे लेकर चल रहे हैं। तो डिलीवरी ऑप्शन इज देयर एंड क्वालिटी प्रॉब्लम्स इज आल्सो बीइंग देयर। क्वालिटी प्रॉब्लम को देखना एंड हाई यूनिट कॉस्ट मस्ट बी इन द फॉर्म, यानी हाई यूनिट कॉस्ट को भी हमने साथ साथ देखना कि हमारे पास किस तरह से या किन बेसिस पे हाई यूनिट कॉस्ट डेवलप हो रही। तो अदर क्राइटेरियाज देन एनुअल डॉलर वॉल्यूम में भी यूज, यानी अदर क्राइटेरियाज में सिर्फ एनुअल डॉलर वॉल्यूम नहीं है जो यूज करेगा, बल्कि और भी काफी सारी चीजें हैं जो इनको यूज करेंगी। तो पहला क्या, एंटिसिपेटेड इंजीनियरिंग चेंजेस, डिलीवरी प्रॉब्लम्स, क्या किया गया, डिलीवरी प्रॉब्लम्स, क्वालिटी प्रॉब्लम्स, क्या चीज आ गई, क्वालिटी प्रॉब्लम्स एंड हाई यूनिट कॉस्ट। क्या चीज आ रही है, हाई यूनिट कॉस्ट। के हाई यूनिट कॉस्ट हमारे पास नजर आ रही हो या आइडेंटिफाई हो रही हो कि हमारे पास ये क्या चीज है, दैट इज रिलेटेड टू हाई यूनिट कॉस्ट। के हाई यूनिट कॉस्ट हमारे पास इन बेसिस पे या इन वजह पे ये डेवलप्ड है। तो दैट इज द केस दैट इज नोन टू बी एज अ एबीसी एनालिसिस। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है दैट इज एक्सपेक्टेड। क्या होता है इसका मतलब, एक्सपेक्टेड, एंड दैट इज बीइंग डन बाय, यानी कि एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जब हम एंटिसिपेशंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास फिर प्रेडिक्शंस या फोरकास्टिंग भी जनरेट हो रही होती है साथ साथ, और उसी फोरकास्टिंग या को हम लोग जनरेट करके हम फर्दर आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो क्या हो गया, एंटिसिपेटेड इंजीनियरिंग चेंजेस, डिलीवरी प्रॉब्लम, क्वालिटी प्रॉब्लम एंड हाई यूनिट कॉस्ट। क्वालिटी प्रॉब्लम भी होता है और हाई यूनिट कॉस्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ पॉलिसीज एम्प्लॉयड, यानी कि कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, दैट में इंक्लूड, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिसमें एबीसी एनालिसिस को हम लोगों के पास पॉलिसीज जनरेटेड है। पॉलिसीज एम्प्लॉयड में इंक्लूड, अब पहला क्या है, मोर एम्फोसिस ऑन सप्लायर डेवलपमेंट। किस पे डेवलप हो रहा है, ऑन सप्लायर डेवलपमेंट फॉर ए आइटम। मोर एम्फोसिस ऑन सप्लायर डेवलपमेंट फॉर ए आइटम, यानी पॉलिसीज एम्प्लॉयड में इंक्लूड मोर एम्फोसिस, यानी ज्यादा एम्फोसिस होगा ऑन सप्लायर डेवलपमेंट फॉर ए आइटम्स। कितना सप्लायर डेवलपमेंट हो रहे हैं फॉर ए आइटम्स। टाइटल फिजिकल इन्वेंट्री कंट्रोल फॉर ए आइटम्स, क्या टाइटल फिजिकल कंट्रोल फॉर ए आइटम्स एंड मोर केयर इन फोरकास्टिंग ए आइटम। देखें सारी की सारी पॉलिसीज किससे रिलेटेड है, दैट इज अगेन ए से रिलेटेड है।
क्यों ऐसे रिलेटेड है? बिकॉज हाई डॉलर वॉल्यूम एंड ग्रेटर प्रायोरिटी, हाई डॉलर वॉल्यूम है और साथ ही क्या है, ग्रेटर प्रायोरिटी है कि प्रायोरिटाइज हुई हुई है और ग्रेटर प्रायोरिटी पे नजर आ रही है। तो मोर एम्फोसिस ऑन सप्लायर डेवलपमेंट, किस पे डेवलप हो रहा है, एम्फोसिस हो रहा है सप्लायर डेवलपमेंट में। फॉर ए आइटम्स के ए आइटम्स के हम लोग सप्लाई डेवलप हो जाए, टाइटर फिजिकल कंट्रोल ऑन ए आइटम एंड मोर केयर इज फोरकास्टिंग इन ए आइटम के ए आइटम के अंदर हम ज्यादा कहते हैं, यू कैन से कि मोर केयर इन फोरकास्टिंग ए आइटम्स के, एक को फोरकास्ट करने में ज्यादा केयर ही रिक्वायर्ड होती है, या केयर के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं। दैट इज नोन टू बी एज अ एबीसी एनालिसिस। क्या होता है यहाँ पे? एबीसी एनालिसिस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ओनली जो पॉलिसी ज्यादातर यूज की जाती है दैट इज रिलेटेड टू ए आइटम, किससे रिलेटेड की जाती है? दैट इज रिलेटेड टू ए आइटम के ए आइटम हमें गाइड कर रहा होता है कि हमने किधर पे और किस लेवल पे आगे फर्दर चलना है। Now the next thing is the record accuracy, कि accuracy of records कैसे की जाती है? Accurate record are the critical ingredient in production and inventory system, कि जो records होते हैं that is the integral part of production and inventory system, कि जो भी हमारे पास production या inventory system use हो रहा है उसके लिए हमने क्या किया, accurate records हमारे पास हैं। Allow organization to focus on what is needed, allow organizations to focus on what is needed, कि ये अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को फोकस ऑन, कि उस पर फोकस करें व्हाट इज नीडेड, कि क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं और किन बेसिस पे रिक्वायर्ड है, हाउ इट इज बीइंग रिक्वायर्ड। नेसेसरी टू मेक प्रिसाइज डिसीजन अबाउट ऑर्डरिंग, शेड्यूलिंग एंड शिपिंग, यानी किस लिए नेसेसरी टू मेक प्रिसाइज डिसीजन बिकॉज दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर द प्रिसाइज डिसीजंस अबाउट रिटेनिंग, शेड्यूलिंग एंड शिपिंग, यानी कि फॉर किसके लिए प्रिसाइज डिसीजन? फॉर ordering, scheduling and shipping, ordering, scheduling and shipping. Incoming and outgoing record keeping must be accurate, यानी जो आपके पास जो आई है चीज या जो गई है चीज उसी के हिसाब से हम कहेंगे कि हम लोग रिकॉर्ड कीपिंग भी हमारे पास बढ़ जाएगी या रिकॉर्ड कीपिंग भी ज्यादा नजर आएगी। स्टॉक रूम्स मस्ट शुड बी इनसिक्योर, अब साथ क्या हो, स्टॉक रूम्स भी क्या हो, सिक्योर हो, और सिक्योर और बकायदा जिसे कहते हैं ना कि दैट इज बीइंग ऑन द, जिसमें थेफ्ट के पॉसिबल चांसेस ना हो, क्या ना हो, थेफ्ट के पॉसिबल चांसेस ना हो। इनकमिंग एंड आउटगोइंग रिकॉर्ड कीपिंग मस्ट बी एक्यूरेट, यानी इनकमिंग एंड आउटगोइंग रिकॉर्ड कीपिंग जो होनी चाहिए बहुत एक्यूरेट हो, बहुत कंसाइज हो और बहुत नजर आ रहा हो कि हाँ जी इनकमिंग एंड आउटगोइंग चीजें होते हैं ना, जिसे कहते हैं एक पिन भी जा रही हो तो नजर आ रही हो, तो दैट इज द रिकॉर्ड एक्यूरेसी, कि रिकॉर्ड एक्यूरेसी रखना बहुत जरूरी होता है। नेसेसरी टू मेक प्रिसाइज डिसीजंस अबाउट ऑर्डरिंग, कि नेसेसरी टू मेक प्रिसाइज डिसीजंस अबाउट ऑर्डरिंग, स्केजुलिंग एंड शिपिंग, कि प्रिसाइज डिसीजंस करना बहुत जरूरी है फॉर ऑर्डरिंग, स्केजुलिंग एंड शिपिंग, कि जितने भी हमारे पास ऑर्डरिंग के डिसीजंस होने वो बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट होने चाहिए। शेड्यूलिंग जो होनी चाहिए वो आपके पास बहुत क्लियर होनी चाहिए स्केजुलिंग को, और साथ ही शिपिंग ऑन टाइम होना बहुत जरूरी है, कि जितनी शिपिंग ऑन टाइम होगी उतना ही उसमें बेहतरी की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे या उतना वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन व्हाट इज नीडेड, यानी क्या ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है, दैट इज व्हाट इज नीडेड, उन्हें क्या चाहिए और उन्हें किन बेसिस पे चाहिए, एंड व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स दे आर गोइंग टू रिक्वायर, कि उन्हें किन चीजों के ऊपर बेस करते हुए क्या चीजें रिक्वायरमेंट में नजर आ रही हैं या नजर आनी चाहिए। तो एक्यूरेट रिकॉर्ड्स आर क्रिटिकल इंग्रेडिएंट इन प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी सिस्टम, कि जो भी इन्वेंटरी सिस्टम है याद रखना वो तब तक प्रिवेल करता है जब तक रिकॉर्ड एक्यूरेसी होती है। जब रिकॉर्ड एक्यूरेसी नहीं रहती तो दैट मींस कि वहां पे वो एक्यूरेसी या वो सिस्टम जो है वो कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं, कि वो सिस्टम्स जो है वहां पे कोलैप्स कर जाते हैं बिकॉज ऑफ इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स, कि आपके पास कहा गया 20 हैं आप लिख 10 रहे हैं, या लिख हैं 10 और आप लिख 20 रहे हैं, तो वहां पे सिस्टम्स वर्क नहीं करते। और जब वहां पे सिस्टम्स वर्क नहीं कर रहे होते तो दैट मींस कि वहां पे ऑटोमेटिकली इन्वेंटरी सिस्टम्स चल नहीं पाते और वो खुद ही वहां से डिमोलिश हो जाते हैं और वहां से खत्म होके आके चले जाते हैं। तो दैट मींस रिकॉर्ड एक्यूरेसी इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट, के जिनके बगैर यहाँ पे चीजें आगे फर्दर मूव नहीं करती या फर्दर आगे नहीं चल सकती या आइडेंटिफाई नहीं होती। तो रिकॉर्ड एक्यूरेसी is one of the important item when we talk about the overall inventory systems या production and inventory systems। साइकिल काउंटिंग की बात करते हैं। Items are counted and records updated on a periodic basis। Items are counted and records updated on a periodic basis, यानी आइटम्स जो हैं दैट आर काउंटेड एंड रिकॉर्ड्स अपडेटेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, के जो भी आइटम्स हैं दैट आर काउंटेड एंड रिकॉर्ड अपडेटेड ऑन पीरियोडिक, के हर पीरियड के एंड में आप पीरियोडिक यानी पीरियड डिफाइन करते हैं, क्वार्टर, मंथ या ईयर या सेमी एनुअल, और हर क्वार्टर के बाद या हर टाइम पीरियोडिक के बाद आप आइटम्स और काउंटिंग की रिकॉर्ड्स को टैली करते हैं। क्या करते हैं आप? उनको
टैली करते हैं ताकि आपके पास एक साइकिल काउंटिंग बनता जाए कि हाँ जी पिछला क्वार्टर हमने क्लोज कर दिया था, अगला क्वार्टर फिर हमने क्लोज कर दिया था, ताकि आपके पास क्वार्टरली इंफॉर्मेशन जनरेटेड हो ऑन पीरियोडिक बेसिस कि हमारे पास आइटम्स जो है वो हर दफा काउंट हो रहे हो और रिकॉर्ड्स हमेशा पीरियोडिक बेसिस पे अपडेट हो रहे हो। क्या हो रहे हो? पीरियोडिक बेसिस पे अपडेट हो रहे हो। ऑफन यूज्ड विद एबीसी एनालिसिस टू डिटरमिन साइकिल। अब ये जो आप साइकिल काउंटिंग है ये हमेशा एबीसी एनालिसिस के साथ यूज होती है टू डिटरमिन साइकिल। क्या डिटरमिन करना है कि आपके पास कितने साइकिल्स चले हैं। हैव सेवरल एडवांटेजेस। इसके अगर आप एडवांटेजेस की बात करें तो डेफिनेटली काफी सारे हैं। एलिमिनेट शटडाउन्स एंड इंटरप्शंस, यानी शटडाउन्स एंड इंटरप्शंस को बंद करता है। क्यों? आपको पहले ही पता लग गया है कि मेरे पास इन्वेंट्री क्या है और पीरियोडिक बेसिस पे आपने काउंट भी कर रही है, तो डेफिनेटली आपको अगर पहले से पता लग गया तो आप शटडाउन या वेटिंग का जो इंटरप्शंस है उसको रोक सकते हैं। आप पहले से इन्वेंट्री को अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप इन्वेंट्री को अरेंज कर सकते हैं। एलिमिनेट्स एनुअल इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट्स एनुअल इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, की जो आखिर में सालाना तौर पे जो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है उसको खत्म करते हैं। बिकॉज अगर मुझे बता दिया किसी ने क्वार्टर में कि हाँ जी मेरे पास इतनी शॉर्टेज आ रही, तो मैं उसकी एडजस्टमेंट क्वार्टर में या उस टाइम पीरियड में करूंगा रादर देन एनुअल बेसिस पे एडजस्टमेंट करूंगा। बिकॉज एनुअल बेसिस पे एडजस्टमेंट नहीं होगी, एनुअल बेसिस से आगे पे होगी। ट्रेंड पर्सोनल। अब क्या आ रहा है? ट्रेंड पर्सोनल ऑडिट इन्वेंट्री एक्यूरेसी। ट्रेंड पर्सोनल यानी कि जो ट्रेनिंग पर्सन होंगे, ऑडिट इन्वेंट्री एक्यूरेसी, उनकी जिम्मेदारी होगी कि ऑडिट करें इन्वेंट्री एक्यूरेसी को। क्या जो हमें बताया गया वाकई में वो इन्वेंट्री पड़ी है या कोई और बात है, तो वो जो उसके लिए ट्रेंड किए गए हैं पर्सोनल्स, उन्हीं को ये यूज करके आगे फर्दर लेकर जाएंगे। दैट हाउ दीज पर्सोनल्स बीइंग ट्रेंड, और उसको हमने ट्रेन करके किधर और कैसे और कहां लेकर आगे चलना है। अलाउस कॉजेज ऑफ एरर टू बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। अलाउस कॉजेज ऑफ एरर, क्या चीज आ गई है? कॉजेज ऑफ एरर टू बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड, जो हमारे पास क्या हो? आइडेंटिफाई भी हो और साथ ही क्या हो? करेक्ट भी हो। यानी और अलाउ कॉजेज ऑफ एरर, जो एरर की वजूहात है जो उनको आइडेंटिफाई भी करना है और उन्हें सही भी करना है। क्या करना है? उन्हें सही भी करना है और उनको आइडेंटिफाई भी करना है कि दैट मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड दैट मस्ट बी करेक्टेड, कि उन्हें हमने आइडेंटिफाई भी करना है और साथ ही क्या करना है? हमने उसे करेक्ट भी करना है और उसी करेक्शन को हमने आगे लेकर फर्दर चलना है। मेंटेन एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड। अगला क्या चीज आ रही है? मेंटेन एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड, कि हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, कि जितने इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में हैं हम उन्हीं को सामने लेते हुए ही आगे चलें और उन्हीं की बेस पर हम आगे लेकर इसे फर्दर मूव करते जाएं। तो दैट मींस सेवरल एडवांटेजेस क्या है? शटडाउन्स को कम करता है, एनुअल इन्वेंट्री एडजस्टमेंट जरूरत नहीं पड़ती, ट्रेंड पर्सनल्स आपके पास ऑडिट इन्वेंट्री एक्यूरेसी को देखते हैं, अलाउस कॉजेज ऑफ एरर टू बी आइडेंटिफाइड, कि जो भी कॉज ऑफ एरर है दैट इज बिकॉज ऑफ साइकिल काउंटिंग लैकिंग, और उन एरर्स को हम एलिमिनेट कर सकें, उनकी हम लोग रेमेडियल मेजर्स ले सकें और उनको हम लोग खत्म कर सकें उन एरर को। मेंटेन एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, क्या करना है? मेंटेन करना है एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, कि जितने भी हमारे पास एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैं हमने उनको वन बाय वन करके क्या करना है? हमने वन बाय वन करके हमने उनको रिकॉर्ड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व हैं या क्या चीजें हमारे पास इन्वॉल्व होनी चाहिए। सो दैट दीज आर द 5 बेसिक एडवांटेजेस ऑफ साइकिल काउंटिंग। ये देखें 1 2 3 4 5। So that is the case, that is the known to be as a your advantages of cycle counting. साइकिल काउंटिंग अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो these are being the part of it, यानी ये हमारे पास एडवांटेजेस नजर आएंगे या ये एडवांटेजेस जो हैं जो हमारे पास एक्चुअल में एग्जिस्ट करेंगे, कि these are the advantages that exist, कि ये एडवांटेजेस हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या एग्जिस्टेंस में नजर आ रहे होते हैं। अब देखना जी साइकिल काउंटिंग एग्जाम्पल। अब देखिएगा 5000 items in inventory, 500 A items, 1750 B item, 2750 C item. Policy is to code count A items every month, 20 working days, B every quarter and C every 6 month. अब यहाँ पे क्या हुआ? साइकिल काउंटिंग की एग्जांपल कर रहे हैं। क्या करें हम? साइकिल काउंटिंग की एग्जांपल, कि हमने साइकिल के काउंट्स को हमने कैसे और किन बेसिस पे डेवलप करना है। 5000 आइटम्स इन इन्वेंट्री, कितने इन्वेंट्री में आइटम? 5000, जिनमें से 500 ए हैं, 1750 बी हैं और बाकी जितने भी हैं वो कितने हैं? दैट इज सी। पॉलिसी इज टू काउंट ए एवरी मंथ, हर मंथ काउंट करना है, यानी 20 वर्किंग डे है तो उसको देखना है, काउंट करना है। बी आइटम एवरी क्वार्टर एंड सी आइटम एवरी 6 मंथ। आइटम ए 500 था, 750 था, ईच मंथ क्वार्टर की हमारे पास आ रही थी, तो यानी ईच मंथ में 20 वर्किंग डेज है, यहाँ ईच क्वार्टर 6 महीने 60 वर्किंग डे, यहाँ 120 वर्किंग डे। तो यहाँ मैंने कहा जी दैट इज 20 60 एंड 120, दैट इज द पॉसिबल 25 डेज
29 days and 23 days, यानी 25 days हमारे पास एग्जिस्टेंस है, 29 days हमारे पास एग्जिस्टेंस है एंड 23 days इज ऑल्सो बीइंग इन द एग्जिस्टेंस, के वो भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है कि हमारे पास इतनी हमारे पास जनरेशन आ रही हैं. तो दैट इज द नंबर ऑफ आइटम्स काउंटेड पर डे, के एक डे में हमने कितने आइटम्स को काउंट करना है और कितने आइटम्स को हम लोग काउंट करके आगे ले जा सकते हैं या आइडेंटिफाई फर्दर कर सकते हैं कि हमने किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है. कंट्रोल ऑफ सर्विस इन्वेंट्रीज, के सर्विस इन्वेंट्रीज को हमने कैसे और किन बेसिस पे कंट्रोल करना है. हाउ सर्विस इन्वेंट्रीज आर बीइंग कंट्रोल्ड कैन बी क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. क्या हो सकता है वो क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, के प्रॉफिटेबिलिटी का एक क्रिटिकल कंपोनेंट हमारे पास आता है. तो कंट्रोल ऑफ सर्विस इन्वेंट्रीज, तो हम कहेंगे जी कैन बी क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, के ये नॉर्मली क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होता है. लॉसेस में कम फ्रॉम श्रिंकेज और पिल्फरेज, यानी लॉसेस किससे आ सकते हैं, दैट कम्स फ्रॉम श्रिंकेज और पिल्फरेज. एप्लीकेबल टेक्निक्स इंक्लूड गुड पर्सनल सिलेक्शन, एप्लीकेबल टेक्निक्स इंक्लूड गुड पर्सनल सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन, यानी कि जो आपके पास एप्लीकेबल टेक्निक है जिससे हम प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं वो क्या है हमारे पास, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन. क्या चीज है हमारे पास, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन. क्या चीज आगे, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन. टाइट कंट्रोल ऑन इनकमिंग शिपमेंट्स, के टाइट कंट्रोल होना चाहिए जो शिपमेंट आपकी तरफ आ रही हैं या शिपमेंट्स आपकी तरफ डेवलप होके नजर आ रही हैं या दैट इज बीइंग मूविंग टुवर्ड्स योर साइड. सो दैट इज नोन टू बी द टाइट कंट्रोल ऑन इनकमिंग शिपमेंट्स, के इनकमिंग शिपमेंट में टाइट कंट्रोल है. इफेक्टिव कंट्रोल ऑन गुड्स लीविंग फॉर फैसिलिटी, यानी क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल ऑन ऑल गुड्स लीविंग फैसिलिटी, यानी इफेक्टिव कंट्रोल हर गुड्स पे आपने क्या करना है, इफेक्टिव कंट्रोल डेवलप करना है. लेकिन जाहिर बात है दैट इज अ गुड लीविंग द फैसिलिटी, कि जो उसके लिए हम फैसिलिटी को भी लेफ्ट आउट कर रहे हैं या लीव आउट कर रहे हैं. तो दैट मीन्स कि हम लोग कहेंगे जी कंट्रोल ऑफ सर्विस इन्वेंट्रीज इज समथिंग लाइक दैट वुड बी परफॉर्म्ड इन दिस वे. इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट डिमांड, कि जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट डिमांड की एंड जब बात करते हैं इंडिपेंडेंट डिमांड की, देखिएगा इंडिपेंडेंट डिमांड, अब किसकी बात करें पहले, इंडिपेंडेंट डिमांड, द डिमांड फॉर आइटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड ऑफ एनी अदर आइटम, यानी इन दोनों की आपस में पैगिंग ना हो, कि यानी एक चीज की डिमांड दूसरी चीज की डिमांड पे डिपेंडेंट आ रही हो. क्या आ रही हो, उसकी डिमांड पे डिपेंडेंट आ रही हो, यानी उसी में डिपेंडेंसीज जनरेट कर रही हो कि इतनी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी. Dependent demand, the demand for item is dependent upon the demand for some other items in the inventory. So for example, एक जमाने में आपके पास जो कैसेट वाले वीसीआरस होते थे, तो अब उनकी क्या थी उस टाइम की, अगर मैं बात करूं टेप्स की, तो टेप्स हैज अ डिपेंडेंट डिमांड, कि जितने बिकेंगे वो मशीनरीज उतने ही टेप्स खरीदे जाएंगे, बिकॉज इंडिविजुअल टेप हैज जीरो वैल्यू. क्या है उसके पास, इंडिविजुअल टेप के पास जीरो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू एज सच एग्जिस्टेंट में नजर नहीं आ रही कि उससे हमने किस तरह से और किन बेसिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो दैट मीन्स कि वहां पे हम कहेंगे कि दैट इज नोन टू बी एज अ डिपेंडेंट डिमांड, कि वो हमारे पास क्या चीज आ रही है, दैट इज नोन टू बी एज अ डिपेंडेंट डिमांड, की डिपेंडेंट डिमांड हमारे पास ऐसे ही और इसी बेसिस पे इकट्ठी हो रही होती है. So that is a difference that mainly exists from dependent demand and independent demand, कि जो dependent demand को भी देखे और साथ ही क्या करे, independent demand को भी देखे कि independent demand हमारे पास कैसे और किन बेसिस पे आ रही है. होल्डिंग, ऑर्डरिंग एंड सेटअप कॉस्ट, कितनी टाइप की कॉस्ट है, होल्डिंग, ऑर्डरिंग एंड सेटअप कॉस्ट. These costs are necessary when we talk about inventory costing. होल्डिंग, ऑर्डरिंग एंड सेटअप कॉस्ट, यानी दोनों तीनों चीजों की कॉस्ट आ रही. द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग और कैरिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ओवर टाइम, यानी जो कॉस्ट उसको कैरिंग करने में लगेगी उसे हम कहेंगे दैट इज कैरिंग कॉस्ट. नॉर्मली कौन सी होती है, वेयर हाउसिंग की. किसकी होती है वो, वेयर हाउसिंग की. जैसे वेयर हाउसिंग की जो कॉस्ट है दैट इज नोन टू बी द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग और कैरिंग इन्वेंट्री ओवर टाइम, दैट इज नोन टू बी एज इन्वेंट्री कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट, किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑर्डरिंग कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स, कि जो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर है, जब हमने ऑर्डर प्लेस करना है तो उसकी एक सर्टेन कॉस्ट है. क्या है हमारे पास, एक सर्टेन कॉस्ट है. तो द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग अ गुड्स, कि द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग अ गुड्स इज हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड. सेटअप कॉस्ट, कॉस्ट टू प्रिपेयर अ मशीन और प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एन ऑर्डर, दैट इज द सेटअप कॉस्ट,
कॉस्ट टू प्रिपेयर अ मशीन और प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑर्डर के मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑर्डर में क्या प्रोसेस आएगा और किन बेसिस पे ये प्रोसेस आगे लेकर चलेंगे। तो सेटअप कॉस्ट, कॉस्ट टू प्रिपेयर अ मशीन और प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑर्डर इज बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो सेटअप कॉस्ट आ गई है, कॉस्ट टू प्रिपेयर आ गई मशीन, और प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑर्डर क्या आ गया, प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑर्डर के एक ऑर्डर कैसे और किन बेसिस पे डेवलप होगा और कैसे डेवलप होकर हमारे पास फर्दर आगे जाएगा। तो दैट इज नोन टू बी एज अ सेटअप कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है हमारे पास, और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। दैट द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स, दैट द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स के हमारे पास क्या है। तो होल्डिंग कॉस्ट दैट मींस कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग एंड सेटअप कॉस्ट, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ रही है और साथ ही हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज सेटअप कॉस्ट के सेटअप कॉस्ट हमारे पास कितनी है और कैसे एग्जिस्ट कर रही है। दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट बात करते हैं होल्डिंग कॉस्ट की। किसकी बात करते हैं, होल्डिंग कॉस्ट। हाउसिंग कॉस्ट, अब क्या है यहाँ पे, हाउसिंग कॉस्ट, बिल्डिंग रेंट, डेप्रिसिएशन, ऑपरेशंस कॉस्ट, टैक्सेस, इंश्योरेंस। द कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू 6% है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट दैट इज ऑफ 3%, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 6% एंड प्रोफेशनल एज इज 30%। So that is known to be as your holding cost कि हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट है, मटेरियल हैंडलिंग आ गई, लेबर कॉस्ट आ गया, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आ गई, हाउसिंग कॉस्ट आ गई। क्या आ गई हमारे पास, हाउसिंग कॉस्ट आ गई, और हाउसिंग कॉस्ट उसी के हिसाब से हमारे पास चल रही है जिस तरह हमारे पास होनी चाहिए। Holding cost vary considerably depending on the business location and interest rate, generally greater than 15%. Some high at each item and holding cost greater than 50%. के holding cost क्या है हमारे पास, greater than 50%, यानी 50% से वो holding cost ज्यादा ही आगे चल रही है या greater side पे चल रही है या greater side पे आ रही है। So that is known to be as your holding cost। क्या कहते हैं उसे हम, holding cost, यानी holding cost के साथ साथ ही हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। मैनेजिंग इन्वेंट्री इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, कि जब हमारे पास मैनेज कर रहे हो इन्वेंट्री इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, कि जब हमारे पास अनसर्टेनिटी हो और उसमें इन्वेंट्री मैनेज हो रही हो या इन्वेंट्री मैनेज हो के हमारे सामने नजर आ रही हो। द न्यू वेंडर्स प्रॉब्लम, इसके अंदर जो स्पेशल केस आता है दैट इज ऑफ अ न्यू वेंडर प्रॉब्लम। क्या आती है वो, न्यू वेंडर प्रॉब्लम, कि हमारे पास न्यू वेंडर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा या इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। जब हम बात करते हैं यू आर द गाटेक बार्न्स नोबल मर्चेंडाइज बायर, इट्स संडे March 28, the Jackson jackets just made to the final four. Before heading out to celebrate, you need to call your T-shirt supplier and order final four merchandise. क्या होगा वो, final four merchandise है। तो before heading out to celebrate, you need to call your T-shirt supplier and final four merchandise. How many do you order? 100% cotton shirt with the final four is 21। तो यानी हर एक जगह पे you are the Gatek Barnes and Noble merchandise buyer, और आपने क्या किया जी, 4 शर्ट्स को यहाँ पे बाय किया है। One chance to decide on stocking, अब यहाँ के न्यू वेंडर फ्रेमवर्क है। One chance to decide on stocking quantity for the produce you are selling, यानी for the product you are reselling. Demand for the product is uncertain, demand for product क्या है, uncertain है। Known marginal profit for each unit sold and known marginal loss for one that is bought and not sold, यानी known marginal profit for each item sold and the known marginal loss for the one that are brought not sold, यानी कि जो brought करके लाए गए that are not being sold. Goal maximize expected profit, क्या गोल होता है इनका, maximization of expected profit, कि हमने expected profit को maximize करना है। Examples where new vendor framework is appropriate. Perishable goods के अंदर new vendor framework is good. Meal in cafeteria, dairy and charts, that is the newspaper, Christmas tree, toys, flowers, fashion clothes and newspaper. So these are the perishable and short selling season. क्या करते हैं हम इसे, short selling seasons हैं जिसमें हम इसे यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ क्या है, न्यू वेंडर प्रॉब्लम, न्यूज वेंडर सेलिंग द AJC sell the paper of $1 and that is of AJC into 1, that is that you can say that it is something known to be as a AGC, and seller sells the paper for $1 and buy them on 70 cents. Leftover paper sold at discount 20 cents each. जिसके बाद के papers हैं that would be sold at discount, that is 20 cents each. He will be definitely have at least 35 customers but no more
35 कस्टमर बट नो मोर देन 40, यानी उसके पास भी कितने थे, एटलीस्ट 35 कस्टमर थे, बट दैट इज नॉट मोर देन 30. 35 कस्टमर्स विद प्रोबेबिलिटी 0.1, 36.15, 37.25, 38.25, 39.15 एंड 39.15, यानी ईच यार हमें देखें यहाँ पे हर एक चीज का बता रहे हैं कि एटलीस्ट 35 करेक्टर्स. तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट्स हैं हमने उसी को यूज करते हुए यू कैन से कि हमने यहाँ पे इसके एवेल्युएट किए हैं कि हमारे पास क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं हैं. हाउ मेनी पेपर शुड ही बाय टू मैक्सिमाइज हिज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी हाउ मेनी पेपर शुड ही बाय टू मैक्सिमाइज हिज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि वो क्या हो सकता है पेपर दैट शुड बी बाइड, यानी कि उन्हें हम खरीदें टू मैक्सिमाइज देयर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, के उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. क्या हो जाए हमारे पास, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. मार्जिनल एनालिसिस की बात करते हैं. एक हुआ लेस देन 0.1, 1.0, 1 माइनस पी दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 0, 0.30 यानी XPP into 0.3 minus is equal to expected profit, that is against the same, that is 0, and that is the overall 0.30. क्या आ गया हमारे पास ओवरऑल 0.30. अब इसी तरह अगर देखें तो बाकियों की भी होती जा रही है और बाकियों की भी इसी बेसिस पे डेवलप होती जा रही है कि ये हमारे पास किस तरह से डेवलप हो रहा है. तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेकंड में दैट इज ऑफ द यानी कि दैट इज ऑफ अगेन द ऑफ टीथ. तो 0.9 जो है वो यहाँ पे सेलिंग एट x यूनिट, 0.1 इज इक्वल टू सेलिंग विद x यूनिट. एंड द नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे देखें तो 0.15 था, अगेन प्रोबेबिलिटी 0.9 है, 1 माइनस 0.1, 0.27, 0.05 एंड 0.22, यानी कि हर चीज को हमने आइडेंटिफाई करके उससे आगे लेकर चल रहे हैं. 0.75, 0.25, 0.225, 0.125 एंड 0.10. एंड सेम गोज इन द मैनर कि हर चीज को हमने उसी के हिसाब से वैल्यू किया और उससे वैल्यू करके हमने क्या किया, मार्जिनल एनालिसिस कर दी. क्या कर दिया हमने, मार्जिनल एनालिसिस नजर आ रहा है, यानी इतना बड़ा हमने एनालिसिस में परफॉर्म कर दिया. दैट इज नोन टू बी एज अ मार्जिनल एनालिसिस. क्या कहते हैं उसे हम, मार्जिनल एनालिसिस. के मार्जिनल एनालिसिस हमारे पास कैसे और किन बेसिस पे डेवलप हो रहा है. 35, 36 एंड अगेन देखिए यहाँ पे जैसे नंबर्स ग्रो कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट डिमांड इक्वल्स टू x एंड p इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग x यूनिट, 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलिंग द x यूनिट्स एंड P into X expected profit selling X unit. एंड इसी तरह हमारे पास देखें तो probability into 1.5 expected loss from not selling X unit. Expected net profit from stocking with X unit is this much. यानी हमारे पास each and every level पे हमारे पास नजर आ रहा है कि हमारे पास कितना और कैसे exist कर रहा है. ठीक है, तो that is the case. यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है कि हमने इन्हीं की बेसिस पे या इसी को एवेलुएट करते हुए आगे लेकर चलते जाना है कि हमारे पास क्या है. तो यहाँ पे भी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड, देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलिंग एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट, यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम एक्स यूनिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है. तो ईच एंड एवरी आइटम अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे सेलिंग में नजर आ रहा है कि क्या क्या चीजें हमारे पास इन्वॉल्व है या क्या क्या चीजें हमारे पास इन्वॉल्व होनी चाहिए. अब यहाँ पे हमने मार्जिनल एनालिसिस को देख लिया. नेक्स्ट चीज जो हमारे पास चल, अब ये देखें यहाँ पे 1 by 1 कर रहा है, यहाँ कितनी आ रही है, दैट इज द लोएस्ट वन. अब जो यहाँ पे लोएस्ट आ रही है हमने कहा जी इसके बाद नेगेटिव आ रही है. और देखें यहाँ पे हमने कहा जी एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट कम होते होते यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है. तो दैट इज द लास्ट पॉइंट. ये क्या हमारे पास, दैट इज द लास्ट पॉइंट जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है. तो x इक्वल्स टू 37 इज द राइट प्लेस, यानी कहेंगे यहाँ पे हमारे पास इतनी हमारे पास जो है x होना चाहिए. और यही हमारा बेसिक पर्पस था व्हेन वी स्टार्ट मार्जिनल एनालिसिस. जब हमने मार्जिनल एनालिसिस शुरू किया था तो उन्होंने कहा था जी यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन करना है कि हमारे पास किस तरह से किन बेसिस पे हमने निकालना है, यानी हाउ मेनी पेपर शुड ही बाय टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. तो उन्होंने कहा जी कितना होना चाहिए, दैट इज अगेन यानी 37 पेपर्स होने चाहिए दैट कुड मैक्सिमाइज माय एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज कर सके और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके आगे ले जा सके या आगे ले जाने चाहिए. मार्जिनल एनालिसिस अगेन आगे चल रहे हैं. प्रोबेबिलिटी दैट डिमांड्स अगेन अभी हमने कवर अप किया है. एंड देन उसके बाद हमने देखा था कि x इक्वल्स टू 37. स्टार्ट फ्रॉम 35, बाय एन एडिशनल पेपर ओनली इफ यू कैन एक्सपेक्ट सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट, यानी पहले स्टार्ट करें 35 से, बाय एन एक्स्ट्रा पेपर इफ ओनली एवर मेक एक्स्ट्रा प्रॉफिट, यानी जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट नजर आ रहा हो. Let's generalize. C usual cost, R selling price, S salvage value. MP marginal profit from selling extra stocked out units, RE minus C selling minus
यानी आर सेलिंग माइनस कॉस्ट, यानी कितनी हमारे पास आनी है. मार्जिनल लॉस फ्रॉम नॉट सेलिंग स्टॉक आउट, दैट इज सी माइनस एस. द नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स यू बाय, नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स यू बाय, एंड प्रोबेबिलिटी इज दैट द एक्स पेपर इज सोल्ड, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स पेपर इज सोल्ड, जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है. अब क्या किया हमने, बाइंग एक्स इज प्रॉफिटेबल इफ दिस कंडीशन वुड बी मेट, if this condition would be here, yeah, probability equals to ml divided by mp plus ml, यानी critical ratio हमारे पास आ रही है, that is pc equals to ml divided by mp plus ml. Optimal solution, by largest x such that px is greater than pc, यानी कि by largest x such that px is greater than pc, के px क्या हो, ग्रेटर हो pc से, कि जो pc से ग्रेटर हो या px से उसमें ग्रेटर वैल्यू आ रही हो या ग्रेटर में वैल्यूएशंस एग्जिस्ट कर रही हो. In this problem, MP 1 minus 0.70 that is 0.30 and 0.7 minus 0.2 that is 0.5. तो PC हमारे पास ML भी जनरेट होगा और ML के बाद हमारे पास 0.625 हमारे पास आ गया. By largest x size that P selling X unit is greater than PC, यानी greater than वो क्या हो, PC के साथ चल रहे हो या PC से ज्यादा की तरफ या आगे की तरफ मूव कर रहे हो. अगेन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग एक्स यूनिट यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज 0.75, और पीसी हमारे पास अभी निकाला है, दैट इज 0.625. अब यहाँ पे देखें तो ये इसकी अगेन बेल शेप डायग्राम है. एमपी हमने निकाली, एमएल निकाली है, म्यू 37 था, सिग्मा 1.4. हाउ डू वी फाइंड ऑर्डर क्वांटिटी एक्स, कि कैसे फाइंड करेंगे ऑर्डर क्वांटिटी एक्स, कि हाउ आई एम गोइंग टू ऑर्डर इट, और उस ऑर्डर को मैंने कैसे और किस तरह से इवेल्युएट करके आगे लेकर चल रहे हैं. तो हाउ डू वी फाइंड ऑर्डर क्वांटिटी एक्स, यानी किस तरह से मैंने उस एक्स को फाइंड करना है और किस तरह से एक्स को फाइंड करके आगे लेकर चलना है. हाउ आई एम गोइंग टू सी दैट एंड हाउ आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई इट, यानी कि किस तरह से उसको मैंने आइडेंटिफाई करना और किस तरह से उसे आगे लेकर चलना है. Remember solution, by x largest as greater than PC, Px P selling x unit equals to P demand greater than C. तो demand यहाँ पे आ रही है, that is demand is greater than x और demand is less than x is there. यानी हर जगह पे नजर आ रहा है कि ये greater than x है और ये less than x की demand है. Solution with continuous distribution, choose x such that D greater than x equals to PC, यानी D is greater than x direct equals to PC, के वो किसके इक्वल आ रहा है, that is of PC के इक्वल आ रहा है. Choose x such that PD greater than x dot equals to PC. Choose x such that PD less than x dot equals to 1 minus PC. तो P is greater than D greater than x naught, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, and x is the point. ये वाला जो पॉइंट होगा that is known to be as your x. क्या कहेंगे उसे हम, ये आपका एक तरह से क्या चीज है, ये आपकी एक तरह से x है. अब यहाँ क्या, डिक्रीज एक्स टैरिक इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लॉस सेल, यानी क्या हुआ, डिक्रीज टैरिक इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लॉस सेल्स एंड डिक्रीज कॉस्ट ड्यू टू द अनसोल्ड आइटम. ये कॉस्ट को भी हम रिड्यूस कर दें ड्यू टू अनसोल्ड आइटम, किसकी वजह से, अनसोल्ड आइटम की वजह से हम उसको रिड्यूस कर दें या उसको रिडक्शन की तरफ ले जाएं. एंड दैट इंक्रीज X decrease the cost of lost sale and decrease cost due to unsold item, कि decrease करेंगे cost of unsold item की जो भी हमारे पास cost of unsold item है उसके हिसाब से. New vendor solution with normal distribution, क्या आ गया हमारे पास, MP 0.3.5, ML निकाल लिया, PC निकल आया 0.625, M1 minus P 0.32, and इसी तरह X bar equal to sigma mu plus sigma Z sigma equal to 37 plus 0.32, 1.44 is equal to 37.04, कितना बने, 37.04. What do we learn from new vendor? Forecasts are always wrong. A demand estimate that only given the mean is too simple. You also need to standard deviation, the standard deviation की standard deviation भी चाहिए. The optimal order quantity depends on relative cost of stocking too much and stocking too little. The smallest and the standardization, the closer will be the order to the mean. And closer to will be the order to the mean. कि उसमें order to the mean में भी closer आ रहा है. So that's the end of our lecture number 22. हमने इसमें chapter complete किया है inventory fundamentals and we have completed each and everything. इसमें special case देखा, that is new vendor problems, और बहुत सारे calculations देखी, inventory की types देखी, costing की types देखी. Each and everything is being identified. इंशाल्लाह जो next lecture होगा वो हमारा होगा towards order quantities. कि order quantities कैसे लेके आनी है, किन बेसिस से मैनेज करनी है और उनको ऑर्डर क्वांटिटीज को मैनेज करके मैंने किस तरह आगे लेकर चलना है. तो दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. फॉर द टाइम दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 22. अल्लाह हाफिज.